हैं। राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं, राहुल गांधी रायबरेली जा रहे हैं, राहुल गांधी हाथरस जा रहे हैं, राहुल गांधी नीट के छात्रों से मिल रहे हैं, वो अग्निवीर के परिवारों से मिल रहे हैं, राहुल गांधी मिल रहे हैं मजदूरों के परिवारों से और मजदूरों से, राहुल गांधी मिल रहे हैं लोको पायलट से और उनके परिवारों से। ये एक व्यक्ति नहीं, लगता है कोई 10, 20, 50 लोग हैं। राहुल गांधी ने 6 जून के बाद की जो पूरी राजनीति की है उससे नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों के छक्के छुड़ा दिए हैं। यहां इस कार्यक्रम में मेरा मकसद ये नहीं है कि राहुल गांधी का गुणगान हो, मेरा मकसद ये भी नहीं है कि राहुल गांधी का महिमा मंडन हो, मेरा मकसद ये भी नहीं है कि राहुल गांधी की इतनी चर्चा की जाए और इतना ज्यादा उनकी तारीफ हो कि वो काम करना बंद कर दें। मेरा मकसद सिर्फ इस बात का है कि एक वो व्यक्ति जिसको लगातार पिछले 10 सालों में उसको जिस तरह से डीमोनाइज किया गया, हजारों लाखों करोड़ की जो पूरी इंडस्ट्री एक व्यक्ति को निकम्मा, नाकारा, चांदी का चम्मच लिए हुए राजकुमार पैदा हुआ है, दिल्ली सियासत का वो शहंशाह है, इन तमाम बातों से जो नवाजा गया राहुल गांधी को, जिस तरह से उनके, मैं कहूंगी उनके कपड़े उतारे गए लगातार, न सिर्फ उनके बल्कि उनके पिता के, उनकी दादी के, उनके परदादा के और इसके अलावा उनकी मां के, उनके पूरे खानदान को बदनाम करने के लिए संघ परिवार, बीजेपी के तमाम अंग और सोशल मीडिया पर जिस तरह से एक व्यक्ति को बोना करने की, छोटा करने की लगातार कोशिश हुई। इस जीत जैसी हार के बाद राहुल गांधी जिस तरह से उभर के आए हैं एक नेता के तौर पर, एक महानायक के तौर पर, उनकी ये कहानी कहनी बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि राहुल गांधी कल को चुनाव जीत जाएंगे, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतती है या हारती है। जाहिर है नरेंद्र मोदी भी सत्ता के लिए यहां आए हैं, राहुल गांधी भी यहां सत्ता के लिए आए हैं, अखिलेश यादव भी, ममता बनर्जी भी, तेजस्वी यादव भी और बाकी तमाम नेता। यहां सवाल इस बात का है कि जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पॉलिटिक्स का जो एजेंडा है, क्या वो एजेंडा देश हित में है या नहीं? क्या वो एजेंडा भारत के सबसे प्रताड़ित, सबसे हाशिए पे पड़े हुए वो लोग जिनकी कहानियां हम लिखना भूल गए हैं, जो पिछले 10 साल में लोकतंत्र के हाशिए पर बिलख रहे हैं, क्या उनकी कहानियां सामने आ रही हैं? मेरे इस सवाल का जवाब है हाँ। और वो कहानियां कैसे आ रही हैं सामने? क्योंकि सबसे बड़ा विपक्ष का नेता, जो सबसे बड़ा नेता है विपक्ष का, जो नरेंद्र मोदी का चैलेंजर है, वो देश के सबसे कमजोर लोगों की कहानियां सुना रहा है और सुन रहा है। मणिपुर में जब राहुल गांधी गए, उन्होंने कहा कि मैं आपका भाई हूं, मैं कुछ करने नहीं आया, मैं आपकी कहानी, आपका दर्द सुनने आया हूं, बांटने आया हूं। दिल पे हाथ रख के जब उन्होंने ये सब कहा तो किस तरह से इस तस्वीर में देखिए, ऐसा लगता है कि मणिपुर का पूरा जो विजिट है, जो पूरी उनका दौरा था, वो सिमट के रह गया सिर्फ एक तस्वीर में। बयान भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन यहां मैं ये कहना चाहती हूं कि विपक्ष के नेता के तौर पर जो चुनावी राजनीति है और अपना जो उनका पॉलिटिकल कार्डर है, जो समर्थक समूह है, जो जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, उन तक तो पहुंचना जरूरी है ही, उनको तो तरोताजा करना जरूरी है ही। लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी के पास राहुल गांधी की इस नई राजनीति की, जो पिछले 5 हफ्ते में, जबकि देश में अभी कोई चुनाव नहीं हो रहा है, इसको हम बहुत टिपिकली, इसको टेक्निकली हम चुनावी राजनीति नहीं कह सकते, इसके बावजूद भी जिस तरह से राहुल गांधी अलग अलग समूहों से जाके मिल रहे हैं, वो लोग जिनको कुचला गया है पिछले 10 साल में, जिनको मसला गया है पिछले 10 साल में, जिनकी आवाज दबाई गई है पिछले 10 साल में, उनको दोबारा तरोताजा कर रहे हैं राहुल गांधी। इसका जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, मोदी के पास राहुल की काट नहीं, ये वो लोग कह रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के इस हद तक समर्थक हैं कि वो हिंसक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग, आप देखिए, इनमें से एक साहब ये हैं जो सोशल मीडिया पे आप देखिए तो उनकी भाषा इतनी हिंसक है कि शायद इस तरह के किसी व्यक्ति को इजाजत भी नहीं होनी चाहिए कि वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रहे। लेकिन ये व्यक्ति भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि नीट से लेकर अग्निवीर से लेकर इन तमाम मुद्दों पर भाजपा के पास राहुल गांधी की काट नहीं है। तो वो लोग जो नरेंद्र मोदी का पूरा सपोर्ट नेटवर्क तैयार करते हैं, वो इस बात को कबूल कर रहे हैं झुके हुए सर के साथ कि राहुल गांधी की जो राजनीति है उसकी काट नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। मैं अगले कुछ मिनटों में आपको बताऊंगी कि राहुल गांधी ने अपने हाल ही के दौरों में, पार्लियामेंट की उनकी स्पीच तो वायरल हुई जिसमें उन्होंने विचारधारा के स्तर पर, मैं कहूंगी, कॉलर पकड़कर नरेंद्र मोदी और संघ परिवार को जो सबक सिखाया, वो तो सिखाया ही कि हिंदू धर्म क्या होता है, हिंदू क्या होता है, वो कैसे कोई भी हिंसक व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। कैसे उन्होंने बताया कि करुणा, अहिंसा
और इस तरह की जो चरित्र है वही एक हिंदू व्यक्ति का हो सकता है, उस पर वो टिके रहे। उसको तो उस पूरे नैरेटिव को उन्होंने एक तरह से काबू करने के एक जबड़े से खींच लिया उन्होंने संघ परिवार और नरेंद्र मोदी के। लेकिन इसके अलावा अलग अलग जो पहलू हैं राजनीति के, चाहे वो चुनावी हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो, उसको अलग अलग तरीके से जो कवर कर रहे हैं राहुल गांधी। एक नेता जिस तरह से नजर आ रहा है हर तरफ अलग अलग, उसकी वाकई तारीफ करनी पड़ेगी, दाद देनी पड़ेगी। और यही इसी प्लेटफॉर्म से द वायर पर ही राहुल गांधी जब कोई ऐसी चीज करेंगे या नहीं करेंगे, राजनीतिक एजेंडे से, जब सबसे जो हाशिए की और प्रताड़ित ऑप्रेसिव सोसाइटीज हैं, ऑप्रेसिव जो ग्रुप्स हैं, जब वो उनकी राजनीति के एजेंडे से बाहर हो जाएंगे तो मेरे जैसे व्यक्ति ही कान पकड़कर उनको फिर वापस लाएंगे। ये कार्यक्रम आपको याद दिलाना चाहती हूं और मैं इसीलिए कह रही हूं कि ये बहुत ही ऐसा नहीं है कि कोई अनक्रिटिकल प्रोपेगेंडा है राहुल गांधी का। ये सिर्फ ये बताने के लिए भारत के दर्शक को, भारत के वोटर को, कि भारत में नई राजनीति हो रही है। इस नई राजनीति का आप एक हिस्सा हैं, आप इसका स्वागत कीजिए, क्योंकि 10 साल में जिस अंधेरे को हमने और मैंने, मेरे जैसे पत्रकारों ने देखा है, अगर एक उम्मीद की एक रोशनी नजर आ रही है, जो लगता है कल को एक बड़ा सा सूरज बन जाएगी, तो इसकी तारीफ होनी चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। मैंने आपको याद दिलाया कि एक कार्यक्रम मैंने किया जब राहुल गांधी ने लिंचिंग को लेकर सवाल नहीं उठाया। तमाम तरह के मुद्दों को उन्होंने लिस्ट किया लेकिन सवाल नहीं उठाया। जब भारत के मुसलमानों की लिंचिंग हो रही थी, कान पकड़ के हम फिर लेकर आएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि जब चुनाव होता है तो चुनाव सिर्फ ये नहीं होता, इस बात के लिए जनता सिर्फ वोट नहीं देती कि हमारा नेता कौन होगा, किसको हम सत्ता में भेज रहे हैं। सत्ता पक्ष तो जरूर होता है लेकिन विपक्ष के लिए भी मैंडेट मिलता है कि विपक्ष हम किसको बना रहे हैं। और भारत की जनता ने 2024 के चुनाव में जितना मजबूत मैंडेट दिया है विपक्ष को, सत्ता पक्ष का मैंडेट कमजोर है लेकिन विपक्ष को जरूर बताया है कि आपको हाशिए के समुदाय के साथ खड़ा रहना है, आपको बोलने की आजादी के साथ खड़ा रहना है, आपको भारत के लोकतंत्र के साथ खड़ा रहना है, आपको आरक्षण के साथ खड़ा रहना है, संविधान के साथ खड़ा रहना। ये तमाम मैंडेट विपक्ष को दिया गया है। और मुझे लगता है अभी तक का 4-5 हफ्ते का जो एक परफॉर्मेंस है राहुल गांधी का, मैं ये कह सकती हूं कि वो इस दावे पर खरे उतर रहे हैं, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो लोग जो नरेंद्र मोदी का समर्थन करते रहे हैं 10 साल से, उनके लिए जमीन पर नैरेटिव बना रहे हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि काट नहीं है राहुल गांधी की भाजपा के पास। रायबरेली में आप देख रहे हैं राहुल गांधी कैप्टन अंशुमन के परिवार से मिल रहे हैं, वही शहीद जिनको कि कीर्ति चक्र से नवाजा गया। राहुल गांधी इधर सबसे उनकी ताज़ा जो मुलाकात है वो इनसे है। इसके अलावा इससे पहले कई लोगों से मुलाकात कर चुके हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार वो कह रहे हैं कि सत्य के साथ खड़ा होना है, पीछे नहीं हटना है, अहिंसा के रास्ते पे चलना है, हर धर्म सिखाता है डरो मत, डराओ मत। भाजपा ने देश में भय फैलाया, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए इंडिया ने इसी सोच को अपनाया। अब मैं बात करना चाहती हूँ मणिपुर के बारे में। मणिपुर में राहुल गांधी की ये तीसरी यात्रा है और मैं आपको फिर याद दिलाना चाहती हूँ कि ये चुनावी यात्रा नहीं है। ये वही मणिपुर है जिसमें जब हिंसा फैली थी उसके कुछ ही हफ्तों के भीतर जो पहुंचने वाले व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति जो विपक्ष से गए वो राहुल गांधी थे। लगभग 1 साल से ज्यादा गुजर चुका है, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी के मुख से मणिपुर नाम का शब्द नहीं निकलता। जाना तो बहुत दूर की बात है। ये तीसरा दौरा है राहुल गांधी का मणिपुर का। तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि एक बार कुछ ही हफ्तों बाद गए जब ये पूरी हिंसा भड़की, उसके बाद उन्होंने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा यानी दूसरी यात्रा जब उन्होंने शुरू की, फिर उस यात्रा को मणिपुर से ही उन्होंने शुरू किया और तीसरी बार चुनाव के बाद फिर से उन्हीं मणिपुर के लोगों के पास उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए राहुल गांधी गए हैं, ये कहने के लिए कि आई एम योर ब्रदर, मैं आपका भाई हूं एंड आई हैव कम हियर टू लिसन टू यू। मैं आया हूं यहां पर आपको सुनने के लिए। और पत्रकारों ने जब राजनीति से प्रेरित सवाल पूछे तो उन्होंने उसको भी करारा जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी यहां आए और लोगों की समस्याओं को सुने। आइए सुन लेते हैं। 1 साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूं। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफी इंप्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है। और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं, प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को जरूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहां आए और जो यहां हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें। इससे मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहां आकर
जनता की बात सुने। आपको मालूम है कि 220 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है मणिपुर में जब से ये हिंसा भड़की है, जिसे कम से कम हम लगभग गृह युद्ध जैसा के आसार, उस जैसा माहौल जरूर बन रहा है। और 60,000 से लोग ऐसे हैं, 60,000 से ज्यादा जो घर से बेघर हो चुके हैं, रिलीफ कैंप में रह रहे हैं वो लोग। और राहुल गांधी ने वहीं उन्हीं कैंप्स में जाके, रिलीफ कैंप्स में जाके इन लोगों से मुलाकात की। तो दूसरी तरफ आप ये देखिए कि असम चले गए, वहां बाढ़ पीड़ितों को जाके उनकी कहानी सुनी और उन्होंने कहा कि जो एक बच्चा मारा गया है 8 साल का, उसके लिए भी उन्होंने ढांढस बताया उसके परिवार को। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी जब अगली बार कह रहे हैं, जो लोको पायलट से मिले। कितने लोग ऐसे होंगे भारत में, कितने पत्रकार भी ऐसे ही हैं जिन्होंने ये सोचा है कभी कि ये भी जो ट्रेनें चल रही हैं आखिर इन्हें कौन चला रहा है। कभी किसी ने इसके बारे में सोचा कि आखिर जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं इनके पीछे क्या वजह हो सकती है। इस पर तो बड़ा विवाद हुआ कि राहुल गांधी वहां पहुंचे कैसे, क्या वो भाड़े के लोग थे। तमाम तरह से संघ परिवार ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। लेकिन आप अगर ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे जो मैं आपको आगे दिखाने जा रही हूं, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि राहुल गांधी ने जब कहा कि क्या वाकई ऐसा लगता है आप लोगों के पूरे जीवन को, जीवन की जो पूरी व्यथा उन्होंने सुनी है, उसका जो दुख दर्द सुना है, उसको सुनकर ऐसा लगता है कि आप तो रेलवे के अग्निवीर हैं। जब वहां लोगों ने बताया कि 16-16 घंटे की शिफ्ट होती है, कैमरे की नज़र के नीचे उन्हें अपना काम करना पड़ता है, लगातार एक कैमरा उन्हें कैप्चर कर रहा है, उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। और उसके बाद उनके पास, यानी आप प्रॉपर शौचालय तो भूल जाइए, यूरिनल भी नहीं है जहां जाकर वो अपने को रिलीफ कर सकें। ऐसा भी कोई बंदोबस्त, कोई इंतज़ाम नहीं है। बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि कभी भी इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि पिछले कुछ सालों में बात हुई है लोको पायलट्स के बारे में। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी पूरे तरीके से पटरी से उतर चुकी है। करोड़ों जिंदगियां जिनके भरोसे चलती हैं, अपनी जिंदगी का उन्हें कोई भरोसा नहीं, छुट्टी नहीं मिलती, बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती, यूरिनल्स तक की सुविधा नहीं है। सुन लेते हैं। इंसानों की तरह हमें भी 8 घंटे 9 घंटे में ड्यूटी खत्म करवाएं। और दूसरा सर, इंजन इस तरह का हो कि हम इंसान जैसे रहें। 54-55 डिग्री से तापमान में अगर किसी से हम 16 घंटे ड्यूटी कराएंगे तो इंसान तो नहीं रह पाएगा। रिलीज नहीं किया। दूसरा सर एक ये है कि डेली की अपर लिमिट इतनी डिसाइड नहीं है, ये जितना चाहेंगे उतना काम नहीं। तो डेली की अपर लिमिट डिसाइड हो और नाइट लिमिट 2 नाइट से ज्यादा ना हो। ये वीकली अप जो है 2 नाइट और 1 डे बेसिकली जो लोकोमोटिव ड्राइवर है, लोकोमोटिव पायलट है, उसको एक ट्रीटमेंट मिल रहा है और जो दूसरे लोग हैं नॉन मूवमेंट वाले उनको दूसरा जैसे और रेलवे का पूरा बजट का फायदा उधर जा रहा है, आपको कुछ नहीं मिलता। यही है, जबकि हम लोग शायद ट्रेन चलाने में पूरा जिम्मेदारी हमें है। आपको डर लगता है कि ये प्राइवेटाइज कर देंगे? हो रहा है, हमारा इनकेस में जा रहा है पैसा, भविष्य सिक्योर नहीं है सर, इसलिए ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग बार बार आंदोलन करते हैं, लेकिन उस आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। वो कह रहे हैं कि हम हर कमजोर पीड़ित तबके की बात इंडिया अलायंस संसद में उठाएगा। और राहुल गांधी ने अपना जो पहला भाषण था एलओपी की तरह, विपक्ष के नेता की तरह, उनमें कई मुद्दों को उठाया, जिसमें उन्होंने किस तरह से जो एक तरह का कैप्चर है, कैपिटलिस्ट कैप्चर, कारोबारियों का जो कब्जा हो गया है भारत के लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था पर। कुछ लोग ऐसे, 2 नेता और 2 कारोबारी मिलके, 4 लोग गुजरात से आए और पूरे के पूरे भारत पर जिनका जिस तरह का प्रभुत्व नजर आ रहा है उसी की तरफ राहुल गांधी ने इशारा किया। लेकिन वो सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं। गुजरात में जो उनका हाल ही का भाषण रहा वो ये बताता है कि राहुल गांधी बहुत गंभीर हैं अपने रोल को लेकर। एक ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में कहा जाता था कि चलिए अब देखिए राहुल गांधी, चुनाव हो गया, आप छुट्टी में चले जाएंगे, चुनाव हो गया, अब तो थाईलैंड जाएंगे राहुल गांधी। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो उसकी निजी जिंदगी को भी जिस तरह से जो पब्लिक है उसमें जैसे खदेड़ा गया है, जैसे खींचा गया है, उस व्यक्ति की हिम्मत मैं देखती हूँ। आप सोचिए अपने बारे में कि अगर दिन रात अगर आपको के साथ गाली गलौज की जाए, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी माँ, उनके खिलाफ लगातार गाली गलौज की जाए, कब तक आप इस बात को सहेंगे? क्या हर रोज उठकर फिर उसी हिम्मत के साथ आप बाहर आएंगे और मुकाबला करेंगे? राहुल गांधी वही कर रहे हैं।
और गुजरात में जब उनके पार्टी दफ्तर पर राहुल गांधी ने जब पार्लियामेंट में ये भाषण दिया कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, और इसको लेकर बीजेपी ने और आरएसएस ने अफवाह ये फैलाई कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि तमाम हिंदू हिंसक हैं और उन्होंने 100 करोड़ लोगों का अपमान किया है। इस पर राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है गुजरात में, उस पर हमला हुआ। राहुल गांधी ने यह बयान किस तरह से जो हौसला है वो बढ़ाने की कोशिश की अपने कार्यकर्ताओं की, और कहा कि जैसे उन्होंने हमारा दफ्तर तोड़ा है, हम इनकी सरकार को तोड़ के दिखाएंगे और गुजरात में कांग्रेस पार्टी वापस आएगी। बीजेपी की जो पूरी मूवमेंट थी, राम मंदिर की, अयोध्या की मूवमेंट थी, शुरुआत अडवाणी जी ने की थी, रथ यात्रा हुई थी, नरेंद्र मोदी जी ने उस यात्रा में अडवाणी जी की मदद की थी, इनकी शुरुआत वहां हुई। उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अयोध्या में कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने इनको हराया है। तो अगला स्टेप क्या है? लिख के ले लो, लिख के ले लो। कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेख टाइगर हराएंगे। आपको डरना नहीं है। जो डर की भावना होती है ना, वो आप में नहीं है, उनमें है। जैसे इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं। गुजरात को विजन देंगे और फिर चुनाव पूरा दम लगा के लड़ेंगे और यहां इनकी जो सरकार है उसको तोड़ के हटप्परे कर देंगे। अगर गुजरात की जनता बिना डरे लड़ गई, बीजेपी सामने नहीं खड़ी होगी। और पुराने दौर की मशहूर अदाकारा सिमी ग्रेवाल, उनका ट्वीट में पढ़ना चाहती हूँ, उसको जरूर हाईलाइट करना चाहती हूँ। जब राहुल गांधी के बारे में उन्होंने ये कहा कि मैं इज्जत करती हूँ राहुल गांधी की और हर रोज मेरी नज़र में उनकी इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा कौन सा दूसरा नेता है जो कि सबसे गरीब और सबसे ज्यादा जो दुखियारे लोग हैं उनके पास जाता है और उनके दर्द को कम करने की कोशिश करता है। इसके बाद उन्होंने कहा एक भी नहीं। और इस तरह से ज्यादातर जो नेता हैं वो अपने ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हैं और इस तरह से भूल जाते हैं लोगों को। उन्होंने ये कहा कि ऐसा लगता है कि उनके अंदर जिस तरह का एक भाव है कि लोगों का दुख दर्द खत्म करके उन्हें आराम पहुंचाना चाहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही, उन्होंने कहा, एक नैतिक काम है, बहुत अच्छा काम है। यानी कि ऐसा नहीं है, वो लोग भी जो राजनीतिक रूप से मैं कहूंगी न्यूट्रल माने जाते हैं, वो भी इस बात को नोटिस कर रहे हैं कि देश में एक नई राजनीति का आगाज हो रहा है और एक बड़ा नेता, प्रभावी नेता इस राजनीति को अंजाम दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है। और अब आखिरी बात, एक लोकतंत्र में या किसी भी एक बुनियादी समाज में बहुत जरूरी होता है सत्ता पक्ष के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष का होना। पिछले 10 साल में जो हमने खोया था वो ये कि विपक्ष इतना कमजोर था, उसके पास ताकत नहीं थी, ना ही राजनीतिक ताकत थी, ना ही उसके पास आर्थिक ताकत थी और ना ही उसके पास सामाजिक ताकत थी। इस चुनाव का संदेश ये है कि नरेंद्र मोदी किसी तरह से थक थक के धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जीत तक उन्होंने अपना पैर तो रख दिया, लेकिन जनता ने जो वोट दिया है, जो मैंडेट है, वो ये कि आपको हम एक हार जैसी जीत देंगे, विपक्ष के लिए एक जीत जैसी हार देंगे। यानी दोनों तरफ से सेलिब्रेट करने के लिए, जश्न मनाने के लिए जनता ने कोई वजह नहीं दी है। सिर्फ वजह एक दी है, वो ये कि भारत की जनता यकीन इस बात में करती है कि उसे संविधान जिंदा चाहिए, सही सलामत चाहिए। दूसरी बड़ी बात कि भारत की गरीब जनता का ये अमीरों के खिलाफ और अमीरों का पूरे सिस्टम पर जो एक कब्जा था उसके खिलाफ ये एक विद्रोह है भारत की गरीब जनता का। और ये मैसेज विपक्ष के लिए है। मुझे नहीं पता सत्ता पक्ष इस मैसेज को कितना समझ रहा है, लेकिन विपक्ष को इस मैसेज को समझना जरूरी होगा। तो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जो आम जनता का हित है और इसके अलावा जो संविधान और लोकतंत्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष भटकेगा, मेरे जैसे लोगों का काम है कि मैं यहां पर उस बारे में चर्चा करूं, आलोचना करूं या तारीफ करूं।